हेलो एवरीवन। एसईओ, ई कॉमर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ 2020 के अंदर हमें क्या करना है? गूगल हमारी वेबसाइट्स को क्यों रैंक नहीं करता? हमारी वेबसाइट्स गूगल में क्यों नज़र नहीं आती? क्यों हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ऑर्गेनिक विजिटर्स नहीं आते? दुनिया के अंदर इस वक्त 1 बिलियन वेबसाइट्स हैं और सिर्फ 9% वेबसाइट्स के ऊपर लोग आ पाते हैं। 91% वेबसाइट के ऊपर लोग नहीं आ पाते। सो हम आज उन तमाम बेसिक रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे जिनकी वजह से गूगल हमारी वेबसाइट्स को रैंक नहीं करता, जिसमें से और मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा ताकि ये आपके डीप कॉन्शियसनेस के अंदर चली जाए और आप उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड कर सको, डेवलप कर सको, ताकि ऑर्गेनिक विजिटर्स गूगल से आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सकें, जिससे आपकी बिजनेस और आपकी वेबसाइट्स की और आपकी ग्रोथ हो सके। तो पहली रीज़न ये है, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, कि एनी वेबसाइट जिसके कोई बैकलिंक्स ना हो वो रैंक नहीं करती। अब अमूमी तौर के ऊपर बेशुमार लोग पूछते हैं, जी ये बैकलिंक्स क्या हैं, ये क्या होते हैं, हमें क्या करना है? तो जनाब, बैकलिंक्स क्या होते हैं, मैं आपको ये आसान ज़बान के अंदर समझाना चाहूँगा। ये आप समझ लो कि आप एक पॉलिटिशियन हो, आप एक दुकानदार हो, तो आप कितने पॉपुलर हो। किसी भी शॉप को, किसी भी पॉलिटिशियंस को लोग क्यों वोट देते हैं, कोई पॉलिटिशियन क्यों ज़्यादा पॉपुलर होता है? तो आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिशियंस आज पॉपुलर हैं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो पॉपुलर है? तो ये एक ऑर्गेनिक मेथड है। उन्होंने अपने मीडिया के अंदर, उन्होंने ऐसे हलकों के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाया, अपने कॉन्टैक्ट्स पैदा किए, जिन कॉन्टैक्ट्स ने आगे बढ़ के उनको पॉपुलर किया। एग्जैक्टली वैसे ही जब कोई वेबसाइट डेवलप होती है, उसकी पूरी दुनिया के अंदर उसके हमें फुटप्रिंट्स क्रिएट करने होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स हमें बिल्ड करने होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग शॉप खोलने के बाद पूरे शहर के अंदर उसकी मार्केटिंग करते थे, होल्डिंग बोर्ड्स लगाते थे, टीवी कमर्शियल्स लाते थे, रेडियो के ऊपर उसकी ऐड देते थे। तो जब हम लोग मुख्तलिफ शहर की जगहों के ऊपर बड़े बड़े उसके मार्केटिंग के बोर्ड्स लगाएंगे, तो ये आप समझ लो उस शॉप के बैकलिंक्स हैं। आप किसी एक सड़क के ऊपर कोई बोर्ड लगाए, वहाँ से कुछ जो ट्रैफिक गुजर रही है, उस ट्रैफिक में से किसी का उस बोर्ड के ऊपर निगाह पड़ी, नज़र पड़ी और उसको वो चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो आप समझ लो बैकलिंक्स है। वो शख्स सीधा वहाँ से घूमेगा, उस दिन या बाद में उस शॉप के ऊपर जाएगा और उससे बिजनेस जनरेट होगा। दैट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी। वेबसाइट्स के बैकलिंक्स भी ऐसे ही हैं। दुनिया के अंदर जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया 1 बिलियन वेबसाइट्स हैं और हर वेबसाइट की एक सर्टेन ट्रैफिक है। जिस तरह हर रोड से ट्रैफिक गुजरती है, आपने उस पूरी ट्रैफिक में से चंद लोगों को मुतवज्जो करना है अपने बिजनेस के ऊपर। और वो आप कैसे करोगे? वहाँ पर आप अपना लिंक क्रिएट करोगे, आप उस जगह पर जाओगे, कोई वैल्यू क्रिएट करोगे, किसी को हेल्प करोगे, तब लोग आपकी तरफ आना शुरू होंगे, आपके बिजनेस की तरफ आना शुरू होंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करना। तो हर वो शॉप या हर वो पॉलिटिशियन जिसके जितने ज़्यादा उसके डीप लिंक्स होते जाएंगे सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर, उसकी शॉप के ऊपर या उस पॉलिटिशियन की जो है उसकी आप समझ लो कि स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसकी ग्रोथ होती जाएगी। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, मैं पॉलिटिशियन की एग्जांपल और शॉपकीपर की एग्जांपल साथ लेकर चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा है वो कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा उस विजिटर के लिए जो वहाँ पर जाता है। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सी ऐड अपने शहर के अंदर लगा दी, आपने एक शॉप बनाई और उसकी पूरे शहर के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कोई शख्स आपकी शॉप के ऊपर आता है और आपने, अगर कपड़ों की शॉप है या जूतियों की शॉप है, आपने बड़ा सा एक ढेर लगाया हुआ है और आप ग्राहक को बोलते जाओ भाई यहाँ से जाके कोई जूती सिलेक्ट कर लो, कोई सूट सिलेक्ट कर लो,
चीज़ों की तरतीब नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है इंफॉर्मेशन, या वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट बिल्ड करती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लगाती हैं, अपनी सर्विसेज मेंशन करती हैं, लेकिन वो जो पेज है, प्रोडक्ट पेज या सर्विस पेज, अपने विजिटर के लिए, आने वाले के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा होता। तो आपको जो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट लगानी है, आपको ये अपने विजिटर के लिए उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करनी है कि वो शख्स क्यों आके आपको पैसे दे के चला जाए। तो ये इसी तरह से हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं। अगर किसी भी पॉलिटिशियन के पास कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पॉलिसी को आपको बता के वो आपको कन्विंस कर सके कि किस तरीके से वो उस इलाके या उस मुल्क की किस्मत बदल सकता है, तो बहुत जल्द लोग उससे उकता जाएंगे। बहुत अरसा आप सिर्फ मार्केटिंग से अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते, आपको वैल्यू डिलीवर करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज जो अपनी वेबसाइट के ऊपर हम लोग लिस्ट करते हैं, हमें वहाँ पर जो कंटेंट लिखना है उस पे आने वाले बंदे के लिए, विजिटर्स के लिए, उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू क्रिएट करने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेजेस, फोटोज़। सियालकोट के बहुत सारे, लाहौर के, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में काम करते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर भी लिस्टिंग करते हैं। अमेज़ॉन तो शायद अभी आपको या ईबे, शायद आप वहाँ पर कॉपीड इमेजेस लगा सकते हो। अमेज़ॉन इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखता है। लेकिन आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो और आपके पास वो मौजूद ही नहीं है, तो किसी भी विजिटर के लिए कैसा लगेगा। एक शॉपकीपर है, उसकी आप किसी शहर के किसी अच्छे जगह के ऊपर उसने शॉप ले ली, पूरे शहर के अंदर उसने मार्केटिंग की, लोग उसकी शॉप पे जाना शुरू हुए। जैसे ही उसके पास कोई इंक्वायरी आती, कोई कस्टमर आता, कस्टमर पूछता जी ये मैंने आपकी ऐड लगी देखी इस प्रोडक्ट की, इस सर्विस की, मुझे ये चाहिए। वो कहते हैं आप यहाँ पर सीट पे बैठिए, मैं लेके आता हूँ। वो साथ ही दूसरी शॉप के ऊपर जाता है कि जी ज़रा मुझे प्रोडक्ट दे दीजिए, मैंने अपने ग्राहक को दिखानी है। क्या इम्पैक्ट जनरेट होगा उस शख्स के ऊपर जो आपकी शॉप के ऊपर वो आपकी मार्केटिंग कैंपेन से मुतासर होकर आया। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हो, उसकी एसईओ करते हो, उसकी गूगल एड्स चलाते हो, और जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो आपने इमेजेस कॉपी किए होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो विजिटर जो वेबसाइट किसी स्पेसिफिक कीवर्ड से आपकी शॉप के ऊपर किसी भी वजह से मुतासर होकर आ रहा है, उसको मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने आपको पैसे देने हैं। और कस्टमर मार्केट हमेशा इंटेलिजेंट बिहेव करती है। उसको पैसे खर्चने वाले को एग्जैक्टली मालूम होता है कि वो जहाँ पर पैसे खर्च कर रहा है उसको क्या वो वैल्यू डिलीवर हो रही है, नहीं हो रही। तो जनाब, तीसरे पॉइंट से हम लोगों ने ये समझा कि ऐसी हर वो वेबसाइट जो क्वालिटी इमेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लगाएगी, वहाँ वो कभी भी रैंक नहीं होगी। चौथी बात, अगर जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई साहब शख्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आपने अपनी शॉप के अंदर सारी चीज़ें एक तरतीब में रैक में लगाने की बजाय, उनकी कैटेगराइजेशंस करने की बजाय आपने एक ढेर बना रखा है। अगर हम लोग जनरल स्टोर की बात करें, आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हो तो दालें एक साइड के ऊपर हैं, शहद की कैटेगरी एक साइड के ऊपर है जहाँ पर दुनिया भर के शहद लगे हैं, मसाला जात की एक कैटेगरी है, टूथपेस्ट की एक कैटेगरी है, लोशंस की एक कैटेगरी है, तो बच्चों के खिलौनों की एक कैटेगरी है। तो जिसने जहाँ पर जाना है उस कैटेगरी में जाता है और जाके शॉपिंग कर लेता है। लेकिन अगर हमने उस सब को इमेजिन करो, आप ढेर लगाया पड़ा हो, कोई चीज़ मालूम ना हो कि कौन सी चीज़ किस जगह पर इस पूरे स्टोर की किस नुक्कड़ के अंदर पड़ी है, तो क्या लोग आपके स्टोर पे आना चाहेंगे या आप जाना चाहोगे? डेफिनेटली आप भी नहीं जाना चाहोगे। लेकिन ऑन द अदर वे, हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेवियर रखते हैं। हमारी कैटेगरीज ऑर्गेनाइज नहीं होती, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं होती, प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज नहीं होती, प्रोडक्ट्स की लेबलिंग, नेमिंग ऑर्गेनाइज नहीं होती। और द मोर इम्पॉर्टेंट, अगर कोई शख्स ये सारे काम कर भी ले तो उस प्रोडक्ट पे के ऊपर उसने उसकी टैगिंग नहीं की होती। आप किसी स्टोर पे जाते हो, माना कैटेगरीज बनी हुई हैं, यहाँ पर दालें लगी हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि शहद की सारी कैटेगरी लगी है, एक साइड के ऊपर आप समझ लो कि खिलौनों की कैटेगरी लगी है, लेकिन किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसकी प्राइस नहीं लिखी, तो क्या आपको इरिटेशन होगी? ऑब्वियसली
आपको उसकी इरिटेशन होगी। आप उसका नाम नहीं लिखा कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। एग्जैक्टली अगर कोई शख्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और वहाँ पर आपने उसके मेटा टैग्स नहीं लगाए, टाइटल नहीं लिखा, उसकी H1, उसकी हेडिंग, उसके प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये डिस्क्राइब नहीं किया, तो किसको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट वो लेने जा रहा है ये क्या है, किस लिए ली जाए, इसका क्या बेनिफिट है। तो गूगल को जब हम लोग ये नहीं बताते तो गूगल फिर हमारी वेबसाइट को सीरियसली नहीं लेता। तो जनाब ये एक फैक्टर आपको जहन में रखना है कि आपको अपनी वेबसाइट की कैटेगराइजेशन जो है बहुत केयरफुली करनी है, और मेटा टाइटल्स, मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको केयरफुली लिखनी है अकॉर्डिंगली, नॉट बाय योर चॉइस, अकॉर्डिंगली कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। आपको ये देखना है, कस्टमर को बताना है कि आप जो भी चीज़ बेच रहे हो उससे कस्टमर को क्या फ़ायदा है। तो जनाब अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, मेटा टाइटल्स का, कीवर्ड्स का, डिस्क्रिप्शन का, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करते थे गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है उसको क्रॉल करे या वहाँ पर विजिटर्स जो है उनको भेजे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मिसाल के तौर पे मुझे आप ये बताइए कि क्या आप किसी ऐसे पॉलिटिशियन को वोट देना चाहोगे या फॉलो करना चाहोगे जिसकी जो सिक्योरिटी रिस्क है मुल्क के लिए या आपके लिए? तो आंसर विल बी डेफिनेटली नो। या आप किसी ऐसी कंपनी के साथ डील करना चाहोगे जिसकी सिक्योरिटी कंसर्न हो आपको कि ये किसी भी वक्त पाकिस्तान छोड़ सकती है, या इसके पास फंड्स नहीं है, या ये आपसे एग्रीमेंट करने के बाद प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएगी, या आप वहाँ पर जाते हो अपना क्रेडिट कार्ड देते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड चोरी होने का ख़तरा है, डेफिनेटली आप कभी भी वहाँ पर शॉपिंग करने नहीं जाओगे। तो हम ऐसा तसव्वुर क्यों कर लेते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट नॉन सिक्योर रखेंगे और लोग फिर भी आएंगे और धड़ाधड़ हमारा क्रेडिट कार्ड अपना हमारी वेबसाइट के ऊपर डाली जाएंगे और हमसे शॉपिंग करना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं उनकी वेबसाइट HTTPS पर नहीं होती, सिक्योर नहीं होती, लेकिन वो दावा करते हैं जी हम लोग बहुत बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं। तो जनाब एक वक्त था जब गूगल HTTPS को सीरियसली कंसिडर नहीं करता था, लेकिन अभी गूगल ऐसी तमाम वेबसाइट्स जिनके ऊपर HTTPS इंस्टॉल्ड नहीं है क्लाइंट को, और वो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, क्लाइंट को इंटीमेट करता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, क्योंकि गूगल इस चीज को कंफर्म करना चाहता है, इसकी इंश्योरिटी चाहता है कि व्हेन समबडी लाइक कोई शख्स गूगल से किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और उस वेबसाइट से कस्टमर का जो सर्वर है वहां तक का कनेक्शन अगर सिक्योर नहीं है, अगर कस्टमर किसी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना क्रेडिट कार्ड डालता है और उस वेबसाइट से उसका क्रेडिट कार्ड हैक हो जाता है, तो ये चीज़ गूगल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो ऐसी तमाम वेबसाइट्स को गूगल जो है डीक्रॉल कर देता है, अपनी इंडेक्स उसकी इंडेक्सिंग ख़त्म कर देता है, अपनी सर्च रिजल्ट से उसको निकाल देता है और ऐसी वेबसाइट्स को रैंक नहीं करता। उसके बाद आपको ये देखना है कि एक वेबसाइट जो है उसके इनफ इनबाउंड लिंक नहीं है। अब आप ये सोच सकते हो कि इनबाउंड लिंक्स क्या होंगे। हम पॉलिटिशियन की मिसाल पे आ जाते हैं, हम लोग अगेन शॉपकीपर की मिसाल के ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन जो है उसकी अपनी ही पार्टी के अंदर उसके तमाम पार्टी मेंबर से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होगा? क्या उसका इन्फ्लुएंस होगा? क्या लोग उसको वोट करना चाहेंगे? क्या वो कामयाब हो सकता है? सेम एज विद द शॉपकीपर, विद द दुकानदार। अगर एक दुकानदार जो सा है उसके होलसेलर से रिलेशन अच्छे नहीं है, या उसकी आपस के अंदर इवन उस शॉप में काम करने वाले स्टाफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो क्या वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकेगा? डेफिनेटली नहीं। बेशक मालिक सर पे बैठा है, ग्राहक का कौन डील कर रहा है? आपका सेल्स एजेंट। तो हमें क्या करना है? अब हम आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर उस कीवर्ड स्ट्रेटजी के ऊपर बिल्ड करना है जो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं खुल जा सिम के अंदर। तो आपको क्या करना है कि उन तमाम प्राइमरी कीवर्ड्स को कंसिडर करते हुए अपनी
इनबाउंड लिंक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। गूगल वेरी क्लियरली इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि आपकी इनबाउंड लिंक स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप गूगल कंसोल के अंदर जाओ तो वहाँ पर इंटरनल लिंक्स की एक बाकायदा पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर आपको गूगल बताता है कि किन प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ आपकी वेबसाइट इंटरनली कनेक्टेड है। उसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई शख्स कहीं पर कोई क्यूरी करता है और गूगल कंसिडर करता है कि यस योर वेबसाइट इज़ द आंसर, तो आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के साथ वहाँ पर रैंक करती है। सो आपको वेरी केयरफुली वेबसाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको डिज़ाइन करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रोकन लिंक्स। हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको ब्रोकन लिंक्स बोलते हैं। ब्रोकन लिंक्स से मुराद ये है, अगेन मैं शॉपकीपर के ऊपर आता हूँ। आप शॉप के ऊपर गए, आपने वहाँ से पूछा जी मुझे शहद लेना है या मुझे बच्चों के खिलौने लेने हैं, तो जो फ्रंट डेस्क के ऊपर बैठा है साहब उसने कहा जी आप स्टोर के इस हिस्से में चले जाओ। जैसे ही आप घूम फिर के चलते हुए 2 मिनट लगा के स्टोर के उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो डिपार्टमेंट था, तो पता चला वहां पर डिपार्टमेंट होता था लेकिन अब नहीं है। आपको क्या फीलिंग आएगी? दिल करेगा ना कोई चीज उठाओ और वो जो रिसेप्शन में बैठा हुआ जूती पकड़ के 2-4 उसके सर के ऊपर दे मारो। एग्जैक्टली जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है उसका भी दिल करता है कि जब उसको 404 मिलता है, ब्रोकन लिंक मिलता है, उसका दिल करता है कि एग्जैक्टली वो जूती उतारे और हमारे सर पे दे मारे। तो आपको अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई ऐसा पेज क्रिएट किया, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जो कभी एग्जिस्ट करता था और अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको उस लिंक को वहाँ पर रहने नहीं देना। अगर आपकी शॉप है, वहाँ पर डिपार्टमेंट था टॉयज़ का, अब नहीं है, तो आपको इंफॉर्मेशन डेस्क में ही बता देना है कि भाई अभी आप इस शॉप के अंदर टॉयज़ का सेक्शन ख़त्म हो चुका है, हम टॉयज़ नहीं बेचते, सो ये इनएक्टिव है, ताकि कस्टमर्स का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि गूगल आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ना भेजे जो इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं पड़ी हुई। तो गूगल इसको इस तरह लेता है कि जो भी वेबसाइट है उसके जितने ज़्यादा ब्रोकन लिंक्स होंगे, ये चीज़ गूगल को क्लियर सिग्नल है कि वेबसाइट डेटा इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग योर बिजनेस सीरियसली, व्हाई गूगल शुड रैंक यू। तो गूगल कभी भी आपकी वेबसाइट को जो है वो रैंक नहीं करेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल प्रेजेंस। अगर कोई भी पॉलिटिशियन है आज की दुनिया के अंदर, अगर उसकी सोशल प्रेजेंस नहीं है, तो किस तरीके से वो अपनी पोजीशन को, अपने इमेज को हर्ट कर रहा है। आज सोशल मीडिया हमें इतनी पावर देता है कि आप सब लोग समझते हो उस पावर को। इसी तरीके से आपकी शॉप है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो और उसकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे नहीं है, मींस कि आप अपने बिजनेस के बारे में इफेक्टिवली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। आपको आज की दुनिया के अंदर रहते हुए इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मोमिन का हाथ वक़्त की नब्ज़ के ऊपर होता है। तो हमें आज क्या देखना है? आपने वेबसाइट बना दी और उसके बाद वहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हो। Don't waste your time. Don't sit in your shop. Go out. Create your social existence. मिसाल के तौर पे आप अगर आपकी स्पोर्ट्स की शॉप है तो आपको सोशल एग्जिस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना है? भाई आप सियालकोट के अंदर, लाहौर के अंदर या कहीं पर जहाँ पर भी आपकी एग्जिस्टेंस है वहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट करवाना शुरू कर दो। आप फुटबॉल बेचते हो तो फुटबॉल का कंपटीशन करवाना शुरू कर दो। तो क्या होगा? आपकी एक सोशल एग्जिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी। आप स्कूलों में जाके स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाना शुरू कर दो। तो सोशल कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम लोग वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो आपकी सोशल कंट्रीब्यूशन जो है, सोशल प्रेजेंस होना ज़रूरी है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो बिज़नेस है, उसकी सोशल प्रेजेंस क्या है। पहली तो मौजूदगी की सोशल प्रेजेंस होना और उसके बाद आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आपकी प्रेजेंस जो है वो मार्केटिंग के अंदर एक आपका अच्छा नाम बिल्ड हो। तो बहरहाल हम लोग यहीं पर रहते हैं, इसको मज़ीद डिटेल में हम कभी डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी सोशल प्रेजेंस क्रिएट करनी है। ये क्लियर सिग्नल है कि आप सोशली एक्टिव हो
और गूगल को आपको सीरियसली लेना चाहिए। जो भी आज के दिन के अंदर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कंसिडरिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे, आपको सभी पे जाइए, अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट कीजिए, अपनी प्रोडक्ट्स लगाइए वहाँ पर, अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोस लगाइए, अपनी स्टोरी बताइए, ताकि सोशल सिग्नल जाए, अपना सोशल कंट्रीब्यूशन बताइए, ताकि लोग सोशली रिकग्नाइज करें, आपको रिकग्निशन मिले। तो जिससे गूगल क्लियर सिग्नल लेगा आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, और आप दुनिया की आपकी वेबसाइट उन वेबसाइट्स में आ जाएगी, उन 9% में चली जाएगी, उन 91% से जिसको गूगल रैंक करना चाहेगा, जिस पे गूगल ट्रैफिक डालना चाहेगा। उसके बाद जनाब 2020 के अंदर अगर हम लोग किस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर को कंसिडर ना करें, तो वो है जनाब आपकी वेबसाइट का मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होना। क्या आपकी वेबसाइट जो है फ़ोन के ऊपर खुलती है? ठीक है, इसकी मिसाल हम लोग ऐसे ही लेंगे। आज की दुनिया के अंदर अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आज की दुनिया के अंदर अपना बिजनेस मैनेज करना चाह रहा है? क्या आज सिर्फ अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रख के आप अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकते हो? नो, आपको देखना है कि ये जो फ़ोन है आपको क्या पावर देता है, और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करके आपने हर शख्स के सामने अपनी ऐड चलानी है। ये आपको बिजनेस भी देगा, आपको रिकग्निशन भी देगा, आपको विजिटर्स भी देगा। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट है। 2020 के अंदर 70% विजिटर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर कहाँ से थे? फ़ोन से। सो यू नीड टू इन्वेस्ट हैवीली टू मेक योर वेबसाइट लाइक रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड, फ़ोन ऑप्टिमाइज्ड, ताकि लोग जब आपकी वेबसाइट अपने फ़ोन से खोलें तो आपकी वेबसाइट एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एग्जैक्टली एक बेहतर तरीके से स्पीड के साथ उनके फ़ोन के ऊपर खुले, ताकि लोग वहाँ से आपकी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को देख के ऑर्डर प्लेस कर सकें। और जनाब आखिरी बात यह है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट को एक दफ़ा क्रॉल करता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई वैल्यू नहीं देख पाता, तो उसके बाद फिर गूगल आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। तो अगर हम लोगों को लगता है कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की, ये सारी डाल चुके हैं, या इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी हमने कुछ काम किया है, तो हमें गूगल को जाके बताना है कि गूगल अंकल, गूगल कंसोल, वी हैव अपडेटेड आवर वेबसाइट। वहाँ पर जाइए, जाके साइट मैप सबमिट कीजिए, और साइट मैप सबमिट करने के बाद गूगल को इंडिकेट कीजिए, अपनी वेबसाइट को रीक्रॉल कीजिए। रिक्वेस्ट गूगल टू रीक्रॉल योर वेबसाइट। तो जब आप ये रिक्वेस्ट करोगे गूगल को, तो गूगल उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, और अगर आपने वाकतन ही कोई वैल्यू ऐड की होगी तो आपकी बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में वो डेटा दोबारा से बिल्ड करेगा। आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस किया होगा, उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी रैंकिंग कंसिडरिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपटीशन देखेगा कि आपको कहाँ पर प्लेस करना है। तो आपकी वेबसाइट उन कीवर्ड्स के साथ रैंक करना शुरू हो जाएगी और ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह सियालकोट में लाखों लोगों की वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनकी हैसियत एक कैटलॉग से ज़्यादा की नहीं है। उनकी हैसियत एक ऐसी वेबसाइट या ऐसी दुकान से ज़्यादा की नहीं है, जो दुकान किसी तहखाने के अंदर बनी है और उस तहखाने में जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो हज़रत, अपनी दुकानें, अपने बिजनेसेस तहखानों से निकालिए। आज दुनिया फ़ोन पे और कंप्यूटर पे आ चुकी है। हमारे टारगेट्स 7.6 बिलियन दुनिया के यूज़र्स हैं। हमें अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल करनी है, और उन तमाम तहखाने में जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो हज़रत, अपनी दुकानें, अपने बिजनेसेस तहखानों से निकालिए। आज दुनिया फ़ोन पे और कंप्यूटर पे आ चुकी है। हमारे टारगेट्स 7.6 बिलियन दुनिया के यूज़र्स हैं। हमें अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल करनी है,
और उन तमाम स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करना है। आज ही आप अहद कर लो, इन तमाम स्टैंडर्ड्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। 1 साल के अंदर आप देखिएगा कि कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा आएंगे, और आपका बिज़नेस जो है, जो आपकी जो शॉप है, जो आपने किसी तहखाने में बना के दरवाज़ा बंद कर दिया, इसका दरवाज़ा खोलिए। ये वाहिद रास्ता है जिसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप पूरी दुनिया से विजिटर्स ले सकते हो, बिज़नेस ले सकते हो, और अपनी कंपनी, अपने शहर और अपने मुल्क की ग्रोथ का बायस बन सकते हो। तो आइए मिलके हम लोग बनाते हैं नया पाकिस्तान, और हमें मिलके बनाना है नया पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, बा इंदाबाद।